आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। फ्रांस से आई मुस्लिम बेटियों के लिए बुरी खबर, ओलंपिक में हिजाब पहनने पर बैन। हूथी के हमलों का असर, केप ऑफ गुड होप में एक जहाज पलटा, दूसरे जहाज के 40 कंटेनर डूबने की खबर। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने ईरान के सुप्रीम कमांडर को बताया आज का इमाम हुसैन, साइप्रस को फिर से दी धमकी। आईडीएफ के पास टैंकों की भारी कमी, सुप्रीम कोर्ट में आईडीएफ ने कबूला सच। नसरुल्लाह ने कहा लेबनान आए तो नहीं बचेगा एक भी टैंक। हूथी ने रेड सी में जहाज उड़ाने का वीडियो किया जारी, ड्रोन बोट से किया अटैक। और जाग उठे तुर्की के सदर एर्दोगन, नाटो में इजराइल की खुली मुखालफत की, कहा पहले गजा में जंग करो बंद। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 17 जुलाई है 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन, दुनिया भर की खबरें। हाइलाइट्स के बाद अब खबरों का सिलसिला तफसील से शुरू करते हैं और सबसे पहली खबर, इस जहाज की तस्वीर को देख लीजिए। इस जहाज की 2 तस्वीरें हमारे हाथ लगी और इसे सप्रेस न्यूज ने शेयर किया और कहा कि ये जहाज है अल्ट्रा गैलेक्सी, जो कि केप ऑफ गुड होप के पास, जो कि समुद्री रास्ता है, साउथ अफ्रीका की तरफ से घूम के जाता है, उसके पास ये जहाज पलट गया है और 40 कंटेनर एक और शिप के जो हैं वो समंदर के अंदर गिर गए हैं। केप ऑफ गुड होप एक पुराना रास्ता है, एक पुराना अल्टरनेटिव है। इसकी जगह नया रास्ता, जो ज्यादा सेफ रास्ता है, वो है रेड सी से होता हुआ, बाब अल मंदब से होता हुआ जाता है, जो आगे तक इजिप्ट की तरफ, सुएज कैनाल की तरफ। लेकिन वहां पर हाउथीज ने पहरा लगा रखा है। इजराइल के खिलाफ लगातार हाउथी समंदर में हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर 90% से ज्यादा जहाजों ने बदलकर रास्ता अब केप ऑफ गुड होप का रास्ता लिया है। लेकिन वो समुद्री रास्ता इतना खतरनाक है, वहां एक तो समंदर बहुत गहरा है और लहरें बहुत उठती हैं, 10-10 मीटर ऊंची उठती हैं। उसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये जहाज पलट गया और ये बिल्कुल समंदर के साहिल के करीब ही पलटा है, क्योंकि ये उन लहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसमें रखा हुआ सारा सामान बता रहे हैं कि वो पानी में मिल गया। हालांकि मिट्टी में मिलती हैं चीजें। तो हमने कहा इस खबर की तस्दीक भी कर ली जाए। ढूंढा तो कहीं किसी न्यूज पोर्टल पर नहीं मिली, लेकिन जो समुद्री खबरें छापते हैं, समंदर के पूरे जो कार्गो शिप जाते हैं, आने जाने ट्रांसपोर्टेशन की खबरें, द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव पर यह खबर मिली। और ये आज 17 जुलाई में नहीं, बल्कि ये हादसा पेश आया था 10 जुलाई को और ये जहाज वहां पर गिरा था, लेकिन तस्दीक हो गई। कार्गो शिप, ये उन्होंने भी इसी की तस्वीर छापी थी कि ये गिर गया, पलट गया समंदर में और इसके जो है सारे कंटेनर्स, बॉक्स शिप्स जो हैं वो सब गिर पड़े हैं। और ये सब कुछ हुआ है खराब मौसम की वजह से। तो हाउथीज के हमलों की वजह से ना ये बदलता रास्ता, ना ये पलटता, लेकिन हाउथीज हमले कर रहे हैं क्योंकि गजा पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं, जिसमें 38,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अच्छा, आज की खबर है जो हाउथीज के इन्हीं हमलों से जुड़ी हुई है, जरा देख लीजिएगा। और एक खबर उनसे रिलेटेड बड़ी अलग है, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है 17 जुलाई 2024 की, शाम 5:30 बजे उन्होंने छापी कि एक फ्रेंच जहाज पलट गया है, डूब गया है या पलट गया है, या उसके जो रस्से होते हैं कंटेनर्स के वो खुल गए हैं, जिसकी वजह से 40 कंटेनर समंदर के अंदर समा गए हैं साउथ अफ्रीका के करीब। ये वही रास्ता है केप ऑफ गुड होप वाला, जहां से जहाज बाब अल मंदब से यमन अदन की खाड़ी से बचकर गुजर रहे हैं, क्योंकि उधर हुदैदा पोर्ट के करीब से यमन के हाउथीज लगातार जहाजों पर हमला कर देते हैं। उनका ये कहना है कोई भी इजराइल कोई जहाज जाएगा नहीं, आएगा नहीं। अमेरिका और यूके से भी जिसका रिश्ता होगा वो जा नहीं सकता। तो ये जहाज बेचारे लंबा रास्ता ले रहे हैं, खतरनाक रास्ता ले रहे हैं और हो ये रहा है इन लहरों की वजह से आज इस जहाज के रस्से खुल गए और 40 कंटेनर यानी करोड़ों करोड़ों का सामान समंदर के अंदर समा गया गहराइयों में। एक तमाम खबरों से अलग एक खबर आपको दिखा दूं, ये मेरे पास कुछ 3-4 दिन से है और मैं नहीं शेयर कर पाया, बस मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये लड़के हैं और इनके किसी अजीज का ये जनाजा पड़ा हुआ है जो शहीद हो गया गजा में बमबारी में, और ये लोग उसे सूंघ रहे हैं क्योंकि इन्हें मुश्क की खुशबू, मस्क जो होता है उसकी खुशबू इन्हें अपने उस फलस्तीनी शहीद से आ रही है। और ये कहा भी जाता है कि शहीदों से खुशबू आती है, शहीदों के खून से कभी बदबू नहीं आती, खुशबू आती है।
ایسی شہادت پانے کو لوگ بیتاب رہتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اپنے گھر میں ہی تھا اپنی فیملی کے ساتھ، جو ختم ہو گیا، اور یہ سب اس کے رشتہ دار ہیں جب اس کو دیکھنے، اس کی شناخت کرنے پہنچے تو انہیں اس کے باڈی سے خوشبو آئی۔ خیر، اسرائیل کا جو ظلم و ستم ہیں وہ جاری ہیں، لگاتار بمباری ہو رہی ہے۔ آج 24 گھنٹے میں 80 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جو ہمارے پاس آئی ہے۔ فی الحال TRT ورلڈ کی ایک ہیڈ لائن دیکھ لیں، ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے، انگلش میں بھی ہے، کہ اسرائیلی فوج کے جو چیف ہیں حلیوی، انہوں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ بھائی تمہیں معافی مانگنی ہوگی۔ اور کیوں معافی مانگنی ہوگی، کس سے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ 285 دن ہو چکے ہیں اس جنگ کو چلتے ہوئے، 38,713 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اب اسرائیلی فوج کے پرمکھ IDF کے جو چیف ہیں ہرزی حلیوی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو کو معافی مانگنی ہوگی اپنے اس بیان کے لیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہوسٹیجز کی ڈیل کو عمل میں لانے کے لیے جو ضروری دباؤ تھا حماس پر، وہ ہماری IDF نہیں بنا پائی۔ ہم رفح میں بھی گھسے، لیکن حماس پر یا القسام بریگیڈ پر وہ پریشر مینٹین نہیں کر پائے، اس میں پریشر کو مینٹین کرنے میں ناکام رہے، کہ جس کی وجہ سے گھٹنوں پر چل کر آ کر حماس ہم سے ہوسٹیج ڈیل کر لیتا ہماری شرطوں پر، اور یہ سارا الزام ان کا IDF کے اوپر تھا۔ اس کی وجہ سے ہرزی حلیوی نے کہا ہے کہ نیتن یاہو معافی مانگ۔ اسرائیل کے چینل 12 کے حوالے سے TRT ورلڈ ترکی کی آپ سرکاری نیوز ایجنسی، آپ کو TRT، ارطغرل، عثمان غازی، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، وہی ہے۔ چینل 12 نے کہا کہ سیٹرڈے کو ایک پریس کانفرنس کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ کئی مہینوں تک کوئی پروگریس نہیں ہوئی کیونکہ ملٹری پریشر ناکافی تھا، اور میں نے سوچا کہ اب سودے جو ڈیل ہے اور حماس پر جیت، دونوں کے لیے ہمیں رفح میں انٹری کرنی چاہیے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہاں سے بن آ گئے، اور وہ بن کر کے گھوم رہے ہیں ہرزی حلیوی۔ اب نیتن یاہو معافی مانگیں گے یا کیا کریں گے، آئی ڈونٹ نو۔ فی الحال حزب اللہ کی بات کرتے ہیں، اور 2-3 خبریں ہیں حسن نصر اللہ کے حوالے سے، جو جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی وارننگز دی ہیں۔ حزب اللہ نے سائپرس کو ایک بار پھر سے وارننگ دی ہے۔ The enemy is afraid that the resistance will storm Galilee۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہمارا دشمن یعنی کہ اسرائیل اس بات سے خوف زدہ ہے کہ ہم گلیلی کو اجاڑ کر رکھ دیں گے، گلیلی پر آفت اور طوفان بن کر برسیں گے، اور اسی بات کی جو ہے وہ ہم پر جو ہے جنگ ہم سے نہیں لڑنا چاہ رہا ہے۔ This possibility remains present in the context of any war imposed on Lebanon۔ اچھا، لیبنان کے ساتھ جنگ ہوتی کبھی بھی تو یہ گلیلی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے سائپرس کی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ پھر سے کہ ہوشیار اور خبردار، اگر تم نے اسرائیل کی فوج کو، اسرائیل کو اپنے ایئرپورٹس یا اپنی ملٹری بیسز استعمال کرنے کی اجازت دی لیبنان کے خلاف، تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ کو اس کے بہت برے نتائج بھگتنے ہوں گے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھے، اب مان لیا جائے گا کہ یہ ایک جنگ کا حصہ ہے، اور ہم یہ مان لیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ تم سے بھی ہماری جنگ ہے۔ ویسے بھی سائپرس کو یہ پہلے دھمکی دے چکے ہیں، لیکن یہ تازہ بیان تھا حسن نصر اللہ کا، جو عاشورہ کے موقع پر آیا تھا، محرم کی 10 تاریخ، آپ کو پتہ ہی ہے۔ Israel will have no tanks left if it enters Lebanon۔ اصل میں آپ ایک خبر آئی تھی، میں نے آپ کو اس کے لیے ایک شو بھی بنایا ہے، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہاں کی، اسرائیل کی، وہاں پر IDF نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹینکس کی بھاری کمی ہے، کیونکہ ایک یاچکا لگائی گئی تھی، تو کہا کہ ہمارے پاس ٹینکس کی، گولہ بارود کی، فوجیوں کی بھاری کمی ہے، بھینکر کمی ہے، اسی لیے ہماری جو ہے ہم زنانہ فوجیوں کو، جو فیمیل فوجی ہیں، انہیں فیلڈ پہ نہیں بھیج رہے ہیں، کہیں حماس نے پکڑ لیا ہم کیا کریں گے، پہلے ہم ٹینک کر لیں، اور ٹینک ہمارے پاس نومبر 2025 تک آ پائیں گے۔ تو حزب اللہ نے کیا کہا، حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ نے، کہ اگر تم لیبنان میں اپنے ٹینک لے کر گھسے تو یاد رکھنا تمہیں ٹینک کی کمی نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہارے پاس ٹینک بچیں گے ہی نہیں، ہم سارے ٹینک ختم کر دیں گے۔ Israel will have no tanks left if it enters Lebanon۔ حسن نصر اللہ نے سپریم کمانڈر علی خامنئی کو اپنے دور کا اور اپنا امام حسین بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا لیڈر، میرا ماسٹر، میرا مالک اور میرا جو عزیز ہے اور جو حسین ہے اس دور کا، وہ کون ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمی امام سید علی حسینی خامنئی۔
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अलमसीरा यमन की वेबसाइट, उन्होंने बताया है कि मिलिट्री मीडिया रिलीज, एक फुटेज उन्होंने मिलिट्री मीडिया ने रिलीज किया है। चियोस लियोन या चियोस लायन नाम का एक ऑयल टैंकर, एक जहाज जिसमें तेल ट्रांसपोर्ट होता है, टैंकर्स होते हैं जिसके जरिए हमारे पास पेट्रोल डीजल आता है ना दुनिया में इधर से उधर, उस पर हाउथीज की ड्रोन बोट ने हमला किया है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उसका वीडियो देखा है, ये उसी का असली नजारा है। इस जहाज का आगे का हिस्सा इतने बड़े धमाके से क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई छोटा छेद हुआ होगा, ये बहुत बड़ा धमाका था। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल दुनिया टुडे पर इस पे रिस्क नहीं लूंगा। कुछ लोगों ने मुझे बड़ी अच्छी राय दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि भाई इस पर वीडियो क्लिप्स मत दिखाइएगा, ये बंद हो जाएगा, हम खबरें कहां देखेंगे, आपको कहां मिलेंगे। तो दुनिया टुडे पर जो मेरा अल्टरनेट चैनल है, उस पर मैं जब भी वीडियो क्लिप्स के साथ वीडियो डालूंगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वहां वीडियो रिपोर्ट आया करेगी, क्लिप रिपोर्ट, तो वो मैं आपको जरूर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यहां दूंगा, आप वहां जाकर उसे देखिएगा, उसे करिएगा भी सब्सक्राइब। खैर, बढ़ते हैं सर, तुर्की की बात करते हैं। रजब तैयब एर्दोगन साहब, उन्होंने ये कहा है आज 17 जुलाई में कि नाटो और इजराइल का जो गिट्टम गिट्टू होने जा रहा है, जो रिलेशन बनने जा रहा है, जो अपने ताल्लुकात वो वसी कर रहे हैं, वो नहीं होंगे। हम उसके मुखालिफ खड़े हैं नाटो के अंदर, क्योंकि नाटो का मेंबर है तुर्की 1952-53 से। तो उनका हम नाटो में ये नहीं होने देंगे कि इजराइल के ताल्लुकात वसी हों, ना ही इजराइल को कोई ताकत नाटो से मिले इस रीजन में, जब तक कि वो गजा में अपने कत्लेआम को बंद नहीं करता है। ओमान की खबर मैंने आपको बताई थी, एक मस्जिद के बाद कल वहां पर एक गोलीबारी हुई थी, हमला हुआ था। उस हमले की जिम्मेदारी आज आईएसआईएस ने, दाइश ने ली है। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे। अब सोचिए कि ओमान मुस्लिम मुल्क, मस्जिद, इबादत गाह, मारे कौन गए? मुसलमान। मानने वाला कौन है? नहीं हो सकते मुसलमान। ये दाइश के, ये आईसिस के लोग, ये भाड़े के लोग, इन्होंने कन्वर्जन भी नहीं सही से किया है, बस इनकी जुबान अरबी थी, इसलिए ये कुरान की आयतें पढ़ लेते हैं, लोगों को लगता है ये मुसलमान है, जबकि ये कौन है ये आपको पता है, ये फंडिंग कौन कर रहा है आपको पता है। ये लोग शिया और सुन्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा बोते रहेंगे, ये मुसलमानों में तिफरके फैलाते रहेंगे, मुस्लिम ममालिक में इंफिशार फैलाते रहेंगे, यही इनकी फंडिंग का पूरा मोटिव है। चलिए, फ्रांस की खबर के साथ खत्म करता हूं। फ्रांस में बेटियों को फिर से हिजाब को लेकर शर्मिंदा करने की कोशिश है। फ्रांस में ओलंपिक होने वाले हैं और वहां पर बेटियां हिजाब पहनकर ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगी। इसे रेसिस्ट मूव कहा जा रहा है, लेकिन फ्रांस की हुकूमत पर इससे क्या असर पड़ता है? फिलहाल तो वहां किसी को मैंडेट नहीं मिला है। हुकूमत कोई भी बने, पॉलिसी फ्रांस की एक सी ही होती है। हाँ, अगर लेफ्ट पार्टीज की हुकूमत बन गई तो पता नहीं, शायद इजाजत मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद बुल्ड इंडिया का ये दुनिया की दिन भर की जो खबरें आप देखते हैं, दुनिया भर की खबरें, उसमें आपके जो कमेंट्स और प्यार मिलता है, मैं सबको यहां रखता हूं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए।